हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 1 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है मार्च कोर सेक्टर आउटपुट स्लम्स 6.5%। तो यहाँ पर कोर सेक्टर का जो मार्च महीने का आउटपुट है वो करीब 6.5% डाउन हो गया है। 6.5% कमी आई है मार्च के कोर सेक्टर के आउटपुट में। तो ये जो कोर सेक्टर होते हैं ये मेन सेक्टर होते हैं या बेसिक सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, जो जिन पे पूरी इकोनॉमी लाई करती है और इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे इंडस्ट्रियल आउटपुट कोर सेक्टर के बेसिस पे ही आगे बढ़ते हैं। अगर कोर सेक्टर डाउन होता है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी में बाकी सेक्टर्स का ग्रोथ भी डाउन होगा। तो एक तरह से इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ये कोर सेक्टर 8 कोर सेक्टर हैं इंडिया में। तो पहले हम यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। आउटपुट ऑफ इंडियाज़ 8 कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाई 6.5% इन मार्च। और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा सामने आया है और ये रिफ्लेक्शन है, एक अर्ली रिफ्लेक्शन या अर्ली इम्पैक्ट बताता है कि कोविड-19 पेंडेमिक का शुरुआती टाइम में कैसा असर हुआ है इंडस्ट्री पे। अब 8 कोर सेक्टर जो इंडिकेटर हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का करीब 40% वेटेज रखते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकॉनमी में जितने भी सेक्टर हैं इकॉनमी के, उन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ किस तरह से चली किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो इंडिकेट करता है। अगर हम इंडेक्स के बारे में देखें तो ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक तरह का इंडेक्स है जो वेरियस सेक्टर्स की ग्रोथ मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल माइनिंग सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कितना बड़ा है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा है, इस बात का इंडिकेटर आईआईपी को कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को कहते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया का एक कंपोजिट इंडिकेटर है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शॉर्ट टर्म ग्रोथ को बताता है या शॉर्ट टर्म डाउन मूवमेंट को बताता है। शॉर्ट टर्म अगर कोई चेंजेस हुए हैं किसी सेक्टर में, उन सारे सेक्टर्स को चेंजेस को कंपोजिट तरीके से अगर कंबाइन किया जाए तो उसके बाद ये इंडिकेटर निकाला जाता है। तो अब अगर हम कंपाइल करने की बात करें तो इसको कंपाइल किया जाता है सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे देखें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ बताता है, ग्रोथ पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। और इस इंडेक्स का अगर हम 40% देखें, 40% का जो वेटेज रखता है वो कोर सेक्टर ही रखता है। यानी कि टोटल इंडिया में जितनी इंडस्ट्री हैं उसमें से 40% इंडस्ट्री केवल 40% इंडस्ट्री का आउटपुट केवल इन 8 कोर सेक्टर में ही लाई करता है। और अगर इन 8 कोर सेक्टर में जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव रहें या नेगेटिव रहें तो उसी के हिसाब से टोटल कंट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेरी करता है। तो ये जो कोर सेक्टर हैं वो 40% से भी ज़्यादा वेटेज रखते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स में। और ये कोर सेक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। ये कोर सेक्टर इंपॉर्टेंट है और ये याद होने चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सेक्टर कोर सेक्टर है और कौन से सेक्टर कोर सेक्टर नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यह है कि अगर हम क्रूड ऑयल सेक्टर की बात करें तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट इसी फील्ड के हैं और ये तीनों कोर सेक्टर में आते हैं, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट और नेचुरल गैस। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील और सीमेंट ये दोनों कोर सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा अगर हम एनर्जी में बात कर रहे हैं तो कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है और इसके अलावा फर्टिलाइज़र है। तो ये 8 कोर सेक्टर स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। इन सेक्टर्स का कोर सेक्टर की ग्रोथ की अगर हम 2012 से ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है। 2012 में करीब 4% इसका ग्रोथ रेट था। उसके बाद काफ़ी प्लस और माइनस हुआ, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहा है इस सेक्टर में। लेकिन 2012 के बाद मार्च 2020 में अभी तक का लोवेस्ट ड्रॉप देखा गया, यानी कि
लो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो 2020 में आई है। पिछले 8 सालों की सबसे ज़्यादा गिरावट 2020 की ही गिरावट है। 6.5% निगेटिव में मेज़र किया गया है कोर सेक्टर का आउटपुट। और ये जो कोर सेक्टर है इसमें से कौन सा सेक्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो ये जो सेक्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा ये है रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट। इन ऑटो सेक्टर में रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है NIA अरेस्ट एक्स सोपियन सरपंच। तो यहाँ पर NIA के बारे में बात की गई है, तो हम पहले NIA के बारे में देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये एक स्टेट एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। तो भारत में जो भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल और कॉम्बैट करने के लिए NIA इस्टेब्लिश किया गया है। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहलाती है और इसको पावर दी गई है टू डील विथ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। यानी स्टेट गवर्नमेंट से जो अभी CBI के साथ सामने एक प्रॉब्लम आती है, CBI को स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन NIA को एक्स्ट्रा पावर दी गई है। NIA को अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है या इन्वेस्टिगेशन करनी है टेरर रिलेटेड केसेस के बारे में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा पावर दी गई है NIA को। NIA को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 से इस्टेब्लिश किया गया है और ये एक्ट 2008 में पार्लियामेंट में पास किया गया था मुंबई अटैक के बाद। तो मुंबई अटैक के बाद NIA को बनाने का काम स्टार्ट हुआ और 2008 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और NIA के ब्रांचेज अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्टेट्स में भी हैं, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। NIA अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मोस्ट वांटेड लिस्ट भी अपडेट करके रखता है, जैसे कि जो भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है उन पे स्पेशल फोकस किया जा सके। 2008 के एक्ट के बाद इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था NIA ऑर्गेनाइजेशन को। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अपना काम करता है। NIA ऑर्गेनाइजेशन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो जो हेड है होम मिनिस्ट्री के वो इलेक्टेड ऑफिसर या इलेक्टेड हेड होते हैं NIA के, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं। और अभी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं YC मोदी। अब 2019 में NIA अमेंडमेंट बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में और इस बिल ने NIA को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिंग पावर दी है और ज़्यादा टीथ दे दिए हैं NIA को टू प्रोब टेरर रिलेटेड केसेस। इट एम्पावर्स NIA टू प्रोब टेरर अटैक्स टारगेटिंग इंडियंस एंड इंडियन इंटरेस्ट अब्रोड। तो अगर किसी दूसरे देश में आतंकी हमला होता है और उसमें कुछ इंडियंस मारे जाते हैं तो NIA दूसरी कंट्री में जाके भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जैसे कि श्रीलंका में पिछले साल ईस्टर के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अफगानिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। अगर इन बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ इंडियंस भी मारे गए थे तो उन इंडियन जो मारे गए थे, तो इसलिए NIA इन देशों में जाके श्रीलंका, अफगानिस्तान में जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और जो भी उन कंट्रीज़ के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने के लिए एक्टिविटीज़ की जा रही है उनमें सपोर्ट भी कर सकता है। तो NIA को ये एक्स्ट्रा पावर है कि आउटसाइड इंडिया जाके भी टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है NIA के द्वारा। इसके अलावा एक और जो प्रोविज़न है वो NIA को दिया गया था। इट एम्पावर्स एंटी टेरर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस। जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, जो भी सेल और परचेज होता है आर्म्स का, प्रोहिबिटेड आर्म्स का सेल और परचेज होता है, या साइबर टेररिज्म रिलेटेड केसेस होते हैं। तो इन सारे केसेस, इन शेड्यूल जो ऑफेंसेस हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है NIA। तो 2019 के इस कानून के द्वारा NIA की पावर और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिकवरी रेट राइजेस टू 25%। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों में जो रिकवरी रेट देखा गया है इंडिया में, अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 19%, 20% से बढ़ के अब ये 25% तक पहुंच गया है। हालांकि अगर हम टोटल काउंट देखें कोविड-19 का, तो आज की डेट में गवर्नमेंट
का काउंट 33,000 आ रहा है। और अगर हम करंट की काउंट की बात करें, कोविड-19 के जो करंट केसेस हैं इंडिया में वो 35,000 से ज़्यादा हो गए हैं। टोटल डेथ्स 1100 से ज़्यादा हैं और रिकवरी जो है वो 9,068 लोगों की अभी तक है। तो रिकवरी रेट 25% पहुँच गया है, रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन जो टोटल काउंट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। 35,000 से ज़्यादा काउंट पहुँच गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऋषि कपूर डाइज इन मुंबई हॉस्पिटल आफ्टर 2 ईयर बैटल विथ ल्यूकीमिया। ऋषि कपूर जी का निधन हो गया मुंबई में 2 साल बीमार होने के बाद। मुंबई में इनका कल की डेट में निधन हो गया है। इन्होंने अपना फिल्मी करियर 1973 में स्टार्ट किया था। पहली इनकी जो फिल्म थी वो थी बॉबी, जो 1973 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद ये एक बड़े फिल्म स्टार बन गए थे। 1970s, 80s और 90s में काफ़ी बड़े लेवल की सुपरहिट फिल्में की इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम, एक बहुत बड़ा नाम बना लिया था। एक दिन पहले इरफान खान और उसके अगले दिन ऋषि कपूर जी का निधन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ब्लो है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नर्स रूल इन BTAD में इम्पैक्ट असम अलायंस गवर्नमेंट। यहाँ पर एक काउंसिल के बारे में दिया गया है, BTAD, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। BTAD बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स को BTAD बोलते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये असम के बोडोलैंड एरिया के डिस्ट्रिक्ट हैं। असम में 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर बोडोलैंड के एरिया बनाते हैं। बोडोलैंड ऑफिशियली बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को बोलते हैं। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो असम स्टेट में है, और बोडोलैंड के एरिया को ऑटोनॉमी देने के लिए इस एरिया में एक काउंसिल बनाई गई है जिसको रीजनल काउंसिल बोला जाता है। तो बेसिकली जो बोडोलैंड एरिया है ये असम के 4 डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जो नॉर्थ असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक पे स्थित है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है एक इलेक्टेड बॉडी से जिसको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहते हैं। इसको पहली बार बनाया गया था 2003 में। 2003 में बोडोलैंड के इस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, और जो बोडोलैंड के लोग हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए 2003 में ये काउंसिल, रीजनल काउंसिल बनाई गई थी या टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी। इसको ऑटोनॉमी और ज़्यादा दी गई है। जनवरी 2020 में एक एग्रीमेंट किया गया था इस काउंसिल के साथ, तो 2020 में और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है इस काउंसिल को। तो बेसिकली अभी तक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 46 मेंबर बोडोलैंड एरिया के होते थे और गवर्नर 6 मेंबर अपॉइंट करता था। तो टोटल करीब 52 मेंबर इस काउंसिल में होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोकराझार है, और जो भी पावर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को दी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के आधार पे दी गई है। अब छठा शेड्यूल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? जो कॉन्स्टिट्यूशन का छठा शेड्यूल है वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरिया हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाना चाहिए, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है 6th शेड्यूल। और ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के लिए ही है, और ये 4 स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। AMTM के नाम से याद किया जा सकता है इन 4 स्टेट्स को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और ये आर्टिकल 244 के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 244 6 शेड्यूल को पावर देता है, या 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 से लिंक है। और ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो दिया गया है। तो इन जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इनकी जो रीजनल काउंसिल बनाई जाती है वो डिसाइड करती है कि इन डिस्ट्रिक्ट में, इन रीजन में किस तरह का कानून लाया जाए और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला जाए। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पार्लियामेंट है, देश की जो संसद है, किसी कानून को पास करती है तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता इन रीजन्स के लिए। इन रीजन में वो कानून डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के लिए ये गवर्नर इन कानूनों में अमेंड करके फिर इन लोगों के मुताबिक इन कानूनों को चेंज करके फिर अप्लाई कर सकता है। तो डायरेक्टली देश का कानून इन रीजनल काउंसिल में अप्लाई नहीं होता, इन रीजनल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होता। अब 5th शेड्यूल भी संविधान में दिया गया है,
और 6th शेड्यूल भी दिया गया है। तो ये जो 2 शेड्यूल हैं ये स्पेशल प्रोविज़न है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया अदर देन 4 स्टेट्स, और 6th शेड्यूल इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरिया के बारे में डील करता है। अब ये काउंसिल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो टर्म है वो 27 अप्रैल को एक्सपायर हो चुका है। 27 अप्रैल को इसका 5 साल का टर्म एक्सपायर हो गया है, और इसके लिए इलेक्शन 4 अप्रैल को किया जाना था, शेड्यूल था, लेकिन कोरोना वायरस की प्रॉब्लम की वजह से वो जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो नहीं की गई। इस कारण से गवर्नर रूल अभी इन काउंसिल में लगा दिया गया है, इसलिए ये खासा न्यूज़ में है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 244। इसमें जो 6th शेड्यूल दिया गया है वो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 4 स्टेट्स की बात की गई है। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, AMTM स्टेट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है GI टैग के बारे में। GI टैग टू मणिपुर ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा। तो 2 नए GI टैग दिए गए हैं, पहला मणिपुर ब्लैक राइस को और दूसरा गोरखपुर के टेराकोटा को। तो GI टैग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम। GI टैग एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। GI एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो यूनिक बात है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बिलोंग करता है। इस बात के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट न्यूज़ है GI टैग के बारे में। GI टैग 2 नए प्रोडक्ट्स को दिया गया है अभी कल के दिन में, और ये जो 2 नए प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग दिया गया है वो हैं मणिपुर ब्लैक राइस, एक मणिपुर का ब्लैक राइस, और दूसरा गोरखपुर UP का टेराकोटा। तो ये 2 नए टैग को GI टैग दिया गया है। अब GI टैग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। GI टैग एक सोर्स ऑफ इंडिकेशन है किसी प्रोडक्ट के लिए। ये एक सर्टिफिकेशन है जो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक सर्टेन क्वालिटी पजेस करता है, ये एक सर्टेन एरिया को बिलोंग करता है और एक ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाया गया है, इसलिए ये प्रोडक्ट ट्रेडिशनल और एक सर्टेन रेपुटेशन होल्ड करता है। तो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल ओरिजिन को दिखाने की जो क्वालिटी है वो GI टैग के द्वारा दी जाती है। और किसी लोकेशन के लोग अगर ट्रेडिशनल टाइम से एक प्रोडक्ट बनाने में बिल्कुल अपनी जनरेशन्स उनकी लगी हुई हैं, तो ऐसे लोगों की लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए और उस प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए GI टैग दिया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट को। इंडिया में सबसे पहला जो GI टैग है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा GI टैग हैं कर्नाटका स्टेट के। तो अभी यहाँ पर इन 2 GI टैग की बात की गई है, तो पहले ये देख लेते हैं हम। पहला GI टैग दिया गया है मणिपुर के ब्लैक वैरायटी ऑफ राइस को, जिसको बोलते हैं चक हो। चक हो राइस बोला जाता है मणिपुर में इसको, और ये ब्लैक वैरायटी है राइस की। ये जो राइस है चक हाओ, ये सेंटेड ग्लूटाइन राइस है, खुशबूदार राइस है, और इसको मेनली खीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और हार्वेस्टिंग के टाइम एक बड़े लेवल में खाया जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पेशल एरोमा, ये अलग ही खुशबूदार राइस है। और नॉर्मली इसको जो पकाने का टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है, करीब 45 से 50 मिनट इसको पकने में लगते हैं। तो ये एक इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो है। इसके अलावा इसका यूज़ मेडिसिन के लिए भी किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ भी है इस राइस का। 40 से 45 मिनट इसको पकने में लगते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इसकी जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, वो प्लांटेशन की तरीके से की जाती है। दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है गोरखपुर का टेराकोटा। ये एक सेंचुरीज़ ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो गोरखपुर में फॉलो की जाती है। इसमें इस टेराकोटा में वेरियस एनिमल फिगर्स बनाई जाती हैं पॉटर्स के द्वारा, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, गोट, ऑक्स, ऑन हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन किया जाता है, जो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं आप। ये जो फिगर्स हैं ये पॉटर्स के द्वारा ये बनाई जाती हैं। ये गोरखपुर में सेंचुरीज से किया जा रहा है, और गोरखपुर रीजन की ये बहुत खास बात है, इसीलिए इसको GI टैग दिया गया है। कुछ मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं क्राफ्टमैनशिप के यहाँ पर, ये हैं हौदा एलिफेंट, महावत दार हॉर्स, डियर, कैमल, 5 फेस्ड गणेशा,
सिंगल फेस्ड गणेशा, एलिफेंट टेबल, कैंडलियर एंड हैंगिंग बेल। तो ये स्पेशल प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी फेमस हैं और अब इनको जीआई टैग दिए जाने के बाद जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, एक लीगल प्रोटेक्शन है, वो भी इन प्रोडक्ट्स को मिल गई। इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग के बाद अब इनको कॉपी किया जाना बहुत ज़्यादा इलीगल हो जाएगा और इनको एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन और इन प्रोफेशंस में लगे हुए लोगों के लिए कि लाइवलीहुड को बढ़ाने का काम किया गया है इस जीआई टैग के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना वायरस इज पुलिंग मिलियंस इनटू पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि कोरोना वायरस के कारण मिलियंस लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं और ख़ास तौर पे 2 रीज़न के बारे में बताया गया है। पहला है सब सहारन अफ्रीका, जहाँ पर पहली बार 25 साल में रिसेशन दिखाई दे सकता है, और दूसरा है साउथ एशिया, जो पिछले 40 सालों का वर्स्ट डाउनटर्न देख सकता है। तो दोनों रीज़न को के बारे में बताया गया है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 1998 के बाद पहली बार जो वर्ल्ड का पॉवर्टी रेट है वो बढ़ने की उम्मीद है और वर्ल्ड की 8% की जो पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2020 गरीबी रेखा से नीचे जा सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाली कंट्रीज़ हैं वो रहेंगी सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे पुअर कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़। और उन कंट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा रिस्की जो पॉपुलेशन है वो उन पॉपुलेशन का है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ऐसे लोगों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ दशकों में जो गेन्स बनाए गए थे, जैसे इंडिया के द्वारा कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया था, बहुत बड़े लेवल में करीब 210 मिलियन लोग वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2006। तो 2006 के बाद इंडिया में करीब 10 सालों में 200 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। लेकिन ये कोविड-19 के कारण ये जो गेन्स बनाए गए थे वो सब वापस गरीबी में जाने वाले हैं। तो पॉवर्टी लेवल एक बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला है ड्यू टू इकोनॉमिक स्लोडाउन और वर्ल्ड इज़ हेडिंग टू वर्ड्स रिसेशन। तो ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा जो एंटी पॉवर्टी मेज़र है जो सरकारों की तरफ से नॉर्मल टाइम में लिए जा रहे थे वो कोविड-19 के कारण रुक गए। गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। जो गवर्नमेंट के पास अब मल्टीपल चैलेंजेस हैं जिसके वजह से एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर कट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। अब यहाँ पर 2 लोकेशन के बारे में बात की गई है, तो पहले हम इन 2 लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। पहला है सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका न्यूज़ में बहुत सुनते हैं हम, लेकिन अफ्रीका और सब सहारन अफ्रीकन में फ़र्क क्या है? तो सब सहारन अफ्रीका जो हम बोलते हैं वो कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सहारा डेजर्ट के नीचे के एरिया, साउथ के एरिया को बोलते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो पार्ट दैट लाइज साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के साउथ में जितनी कंट्रीज़ पड़ती हैं उन कंट्रीज़ को सब सहारन अफ्रीका बोलते हैं। ये यूनाइटेड नेशन भी इसी डेफिनेशन को मानता है। जो भी कंट्रीज़ फुल्ली या पार्सली नीचे हैं सहारा से साउथवर्ड उनको सब सहारन अफ्रीका बोलते हैं। सब सहारन अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका को डिस्टिंक्ट करने के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। और बेसिकली सब सहारन अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिफरेंट है। इन दोनों रीजन का कल्चर डिफरेंट है। हालांकि दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में आते हैं लेकिन उनका कल्चर डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीकन रीजन जो है वो रीजन क्लोज़र है यूरोप के, मिडिल ईस्ट के और अरब पॉपुलेशन के। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का खासा इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है नदर्न अफ्रीका के जितनी कंट्रीज़ हैं उन पे। लेकिन साउथ ऑफ सहारा जितनी कंट्रीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है यूरोपियन पावर से। तो इसी कारण से एक बेसिक डिफरेंस सब सहारन अफ्रीका में है। सब सहारन अफ्रीका काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हालांकि फिर भी, बिकॉज ये सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है वर्ल्ड में। सब सहारा अफ्रीका में एक बहुत बड़े लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन वाइज भी सब सहारन अफ्रीका बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। तो राइजिंग मिडिल क्लास का जो कैटर है वो भी सब सहारन अफ्रीका में बढ़ रहा है। तो इसलिए ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो हब है सब सहारन अफ्रीका, इसके कारण आगे आने वाले टाइम में इसकी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन 2050 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब सहारन अफ्रीका काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है।
तो हालांकि ये कोविड-19 के कारण अभी रिसेशन 25 सालों में पहली बार यहाँ पर देखा जा सकता है। दूसरा जो रीज़न है साउथ एशिया रीज़न ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीज़न है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो रीज़न साउथ एरिया का रीज़न है और ये हिंदुकुश और हिमालय माउंटेन के साउथ में पड़ने वाली कंट्रीज़ से मिलकर बना है। इसमें मेनली 8 कंट्रीज़ हैं जिनमें है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं और इनसे बनता है सब साउथ एशिया। तो ये 2 रीज़न का अंतर जान लिया हमने, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।